अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एफआईए की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर जितने भी एफआईए के कांस्टेबल से रिलेटेड पेपर्स हुए हैं, हमने उन सब के एमसीक्यूज़ को कंपाइल किया है और कोशिश की है कि उनको इन डिटेल डिस्कस कर सकें। तो आइए देखते हैं अपने पहले एमसीक्यू को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है। सेकंड है कि कायद-ए-आज़म जॉइंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913 के अंदर कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी यहाँ से पूछे जाते हैं, लाइक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी। तो 1906 के अंदर, यानी कि 1906 में ये बनी थी और 30 दिसंबर पूरी डेट जो है इसकी वो ये बनती है 30 दिसंबर 1906 में। प्लेस पूछ लेता है कि कहाँ पे बनी थी, तो ढाका में। फाउंडर कौन थे इसके, ख्वाजा समीउल्लाह थे। और इसके अलावा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछे जाते हैं, आईएनसी, जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से एक पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। 1885 के अंदर बॉम्बे में बनती है। और कायद-ए-आज़म ने कब ज्वाइन किया था, पहले तो 1885 में आईएनसी बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कायद-ए-आज़म ने इसको 1896 के अंदर ज्वाइन किया था। कायद-ए-आज़म फिर 1913 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं और म्यूचुअली दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन 1920 के अंदर जो गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी कायद-ए-आज़म का, उसके साथ इख्तलाफ होता है और उसके बाद कायद-ए-आज़म जो थे वो कांग्रेस को लेफ्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने ताशकंद डिक्लेरेशन की तरफ, जो कि पाकिस्तान और इंडिया ने साइन किया था 10 जनवरी 1966 को। ये बेसिकली जब आपकी 1965 की वॉर हुई थी, तो ये उसके बाद आपका डिक्लेरेशन हुआ था। अब देखें यहाँ से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, जैसा कि जो 1965 की जंग थी, सबसे पहले तो ये कब लड़ी गई, 1965 में लड़ी गई, किस महीने में और किस दिन से स्टार्ट हुई और कितने दिन तक लड़ी गई। तो इसका जवाब ये है कि ये 6 सितंबर को स्टार्ट होती है और इसके साथ ये 23 सितंबर को जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 17 दिन बनते हैं इसके जिनमें ये लड़ी गई। और आपका जो सीज़ फायर हुआ था, ये भी अक्सर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, वो 23 सितंबर 1965 को जो है वो सीज़ फायर हुआ था आपका। उस वक्त प्रेसिडेंट जो थे पाकिस्तान की तरफ से वो अयूब खान थे, जबकि प्राइम मिनिस्टर इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे। ये जो बेसिकली जंग लड़ी गई थी, ये किस वजह से लड़ी गई थी, तो ये कश्मीर इशू के ऊपर लड़ी गई थी। एक एस्केलेशन हुई थी बेसिकली रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है सिंध के पास, वहाँ पर। और उसके अलावा इससे रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो वो ये बन सकता है कि ताशकंद डिक्लेरेशन जो था वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब हुआ, वो 10 जनवरी 1966 को हुआ। एक और सवाल मुझे याद आया, तो वो था कि इसमें मीडिएटर कौन था। तो सोवियत यूनियन जो उस टाइम में यूएसएसआर था, वो यहाँ पे एज अ मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जी 1965 की वॉर से रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह हर एमसीक्यू को कवर करूँ, ताकि आपके एक एमसीक्यू कवर करते 10 एमसीक्यूज और भी कवर हो जाए और इस तरह आपको पास पेपर्स फ़ायदा भी देंगे। उसके बाद चलते हैं जी, द वर्ड सोनामी बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज। तो ये जापानीज़ लैंग्वेज से लिया गया है, उससे मंसूब करता है। सोनामी का मतलब होता है हार्बर वेव, HARBOUR, हार्बर वेव। ये वो समंदर की बड़ी लहर होती है जो नोटिसेबल होती है और तबाहकुन भी होती है। उसके बाद है जी, मीरानी डैम जो है वो पाकिस्तान के किस सूबे के अंदर लोकेटेड है, तो वो बलूचिस्तान में लोकेटेड है। उसके अलावा यहाँ से एक और सवाल पूछता है कि किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है, तो ये दश्त रिवर के ऊपर जो है वो लोकेटेड है। दश्त रिवर बलूचिस्तान के अंदर है और 2002 में इसको बनाना शुरू किया गया था और 2006 के अंदर जो है ये इसकी कंप्लीशन हो गई थी। तुर्बत के करीब है ये, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे लोकेट करता है। उसके बाद चलते हैं जी ALU की तरफ, तो इसका मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 1 निबल जो होता है ये कितने बिट्स के बराबर होता है, ये 4 बिट्स के बराबर होता है। ये जो 1 निबल है ये आपके पास लो लेवल डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस्तेमाल होता है।
तो 1 निपल जो होता है वो 4 पिट्स के इक्वल होता है। उसके बाद है ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान ऑन 16 दिसंबर 1971 को। जो 1971 की जंग हुई थी, इसमें हमारे से बांग्लादेश जो था वो आज़ाद हो गया था। तो 1971 की जंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी कवर करते हैं। 1971 की जो जंग थी वो आपकी 3 दिसंबर 1971 को स्टार्ट होती है और उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को ये ख़त्म हो जाती है। तो ऑलमोस्ट ये 13 दिन जो है वो जंग चलती है और इसमें पाकिस्तान जो था वो हार गया था और इस तरह बांग्लादेश की क्रिएशन हो गई थी। अगर लीडर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे तो उस वक्त याह्या खान थे पाकिस्तान की तरफ से और इंदिरा गांधी जो थी वो इंडिया की तरफ से थी। तो कॉजेज़ अगर आपसे पूछी जा सकती हैं, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन चले मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता देता हूँ। तो एक तो पाकिस्तान के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस थे और 1970 का जो इलेक्शंस हुआ था वो एक मेजर डिस्प्यूट था। और उसके अलावा जो मिलिट्री ऑपरेशन जिसे हम ऑपरेशन सर्च लाइट कहते हैं वो भी बांग्लादेश के अंदर हुआ था, जिसकी वजह से ये मामला जो है ज़्यादा एस्केलेट कर गया। और उसके बाद फिर बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है और देन आफ्टर डैट वेस्ट जो पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है वो उसका वजूद मार्ज़ वजूद में आता है। और इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आता है कि लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर हुआ था। ऑलमोस्ट 90,000 जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे उन्होंने सरेंडर किया था यहाँ पे। फिर 2 जुलाई 1972 को यानी 1972 में एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। ये इंडिया के सिटी शिमला के अंदर हुआ था। इसके जो उस टाइम सिग्नेचर्स जिन्होंने किए थे उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान से थे और इंदिरा गांधी जो थी वो इंडिया से उन्होंने सिग्नेचर किए थे। तो बायलेटरली इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों कंट्रीज़ जो थे वो एग्री कर गए थे। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है, वो ये है कि सीज़ फायर लाइन जो कश्मीर में थी जो 1947 की बाद जो वॉर हुई उस दौरान जो आपके पास सीज़ फायर लाइन बनी तो उसको रीनेम करके LOC का नाम दे दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल का। और उसके अलावा जो प्रिजनर्स थे जंग के उनको भी जो है वो रिटर्न कर दिया गया था। तो ये बेसिकली आपका शिमला एग्रीमेंट था 1972 का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो यहाँ से बनता है। नेक्स्ट आपके पास है जी दी फर्स्ट ट्रूली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज ENIAC एनिक। इसकी जो अगर फुल फॉर्म अगर आप पढ़ें तो वो आपके पास बनती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसको 1945 के अंदर जो है वो डेवलप किया गया था और इसी तरह ये ऑफिशियली यूज्ड में आया था 1946 के अंदर। इसको डेवलप किसने किया था तो जॉन मॉचले एंड जे प्रेस्पर एक्कर्ड, दो बंदे थे जिन्होंने किया था। तो इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी तरबेला डैम। तो ये KPK के अंदर लोकेटेड है। तरबेला डैम जो है वो आपके इंडस रिवर के ऊपर बना हुआ है और लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा हमारा इरिगेशन सिस्टम को जो है उसको भी सपोर्ट करता है। फ्लड्स को भी ये इंडस वाटर के अंदर जो फ्लड्स आते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। 1976 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। तो वह लायन फ्रांस के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है मलाला यूसुफजई जो थी उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 के अंदर मिला था। इनको पीस प्राइज़ मिला था मलाला यूसुफजई को क्योंकि इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन राइट के लिए स्ट्रगल की थी और उसके अलावा जो सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल था उसकी अपोजिशन की इन्होंने और उसके अलावा जो पीसफुल एजुकेशन एक्टिविज़म था उसको प्रमोट किया। तो ये कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से इनको जो है ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट MCQ पूछा जाता है कि इन्होंने ये प्राइज़ किसके साथ शेयर किया था। तो उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी जो बेसिकली वो भी एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड एक्टिविस्ट हैं जो चिल्ड्रन लेबर के ख़िलाफ़, जो चाइल्ड लेबर है इसके ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोटेस्ट किए हैं। तो इस वजह से उनके साथ इन्होंने ये अपना पीस प्राइज़ जो है वो शेयर किया था। K2 जो है जी वो कराकरम माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी है।
उसके अलावा अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 86 एंड 11 यानी कि 8611 मीटर इसकी लेंथ बनती है मीटर्स के अंदर, और 28,251 फीट जो है वो इसकी लेंथ बनती है फीट्स के अंदर। और ये एमसीक्यूज़ हमेशा वो पूछता है। उसके अलावा ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन का टाइटल भी इसके पास है। उसके अलावा यहाँ से जो एमसीक्यू बनते हैं वो इसके डिफरेंट नेम्स के बारे में पूछता है। इसका जो दूसरे नाम है वो आपके पास एक तो गॉडविन आस्टन है, डैप्सैंग है, सैवेज माउंटेन है, और उसके अलावा चोगोरी है। ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं जिनको आपने याद रखना है। हर चीज़ मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करूँगा लिखने के लिए, तो आपने कुछ चीज़ों को ख़ुद से भी लिखना है। तो इसलिए आपको शुरू में ही मैंने कहा है कि आप अपने जो है नोट्स जो है ख़ुद से बनाएं, ताकि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके दिमाग में भी फीड हो और आपके पास उसका रिकॉर्ड भी मौजूद हो। नेक्स्ट चलते हैं, विच डैम हैज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी इन पाकिस्तान। तो वो तरबेला डैम है। उसके अलावा खंजराब पास जो है वो कहाँ पे है, वो कराक्रम रेंज के अंदर मौजूद है। ये बेसिकली खंजराब पास जो है चाइना और पाकिस्तान को जो है मिलाता है। सीसीटीवी किसका लिए स्टैंड करता है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न कहते हैं, ये इसकी फुल एब्रीविएशन है। पी रोम जो है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की फुल एब्रीविएशन है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के, वो आर्टिकल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का है जो आपको ग्रांट करता है, वो आर्टिकल 8 है। ऑलमोस्ट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 8 से लेकर 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 5% ऑफ 5 जो है वो 0.25 बनता है। सिंपल आपके पास है 5% ऑफ 5 5/100 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ को हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा 0.25। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। मरियाना ट्रेंच इज़ लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। ये इसका डीपेस्ट पॉइंट है। दुनिया का जो डीपेस्ट पॉइंट है ना ओशंस के अंदर, वो मरियाना ट्रेंच है। इसका दूसरा नाम चैलेंजर डीप भी है, CHALLENGER, चैलेंजर डीप। और इसकी जो लेंथ बनती है वो ऑलमोस्ट कोई 11 किलोमीटर्स बनती है, यानी 10,000 एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 10,984 मीटर्स बनती है। तो अर्थ ओशियंस के अंदर डीपेस्ट पॉइंट इसको माना जाता है। और अगर आपसे लैंड के ऊपर पूछ ले कि डीपेस्ट पॉइंट ऑन द लैंड, तो वो आपके पास फिर डेड सी आ जाता है, जिसकी ऑलमोस्ट जो डेप्थ बनती है वो 430 मीटर बनती है। इसको आपने याद रखना है। MSc स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ साइंस। विच कंट्री होस्टेड द 2010 विंटर ओलंपिक्स, कनाडा। करंट वाले को भी आपने देख लेना है कि कौन सा कंट्री जो है वो अब होस्ट करने जा रहा है। जो इटली है इस दफ़ा 2026 का जो आपके पास विंटर ओलंपिक होगा वो इटली बेसिकली उसको होस्ट करेगा। उसके बाद है URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। GB के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने सोचा कि आपके साथ सबकी सब चीज़ें शेयर कर दूं क्योंकि यहाँ से मुख्तलिफ MCQs बनेंगे, आजकल का हॉट टॉपिक है तो इस वजह से। तो गवर्नर ऑफ GB की अगर हम बात करें, वो उसको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है। उसके अलावा करंट गवर्नर जो है GB का वो कौन है, सैयद मेहदी शाह हैं। वो 2022 अगस्त 2022 से सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा GB के जो इलेक्शंस हैं वो 7 जून 2026 से स्टार्ट होने लगे हैं। ये जो अभी जून आ रही है 7 जून, इससे ये प्लान किए गए थे जनवरी 2026 के अंदर, जनवरी के महीने में, इसी साल के जनवरी के महीने में प्लान हुए थे, लेकिन कुछ वेदर कंडीशंस की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अगर हम जनरल असम्बली की बात करें GB की, तो इसके अंदर टोटल सीट्स जो हैं वो 33 हैं, जिनमें से 24 जनरल हैं, 6 रिजर्व सीट्स हैं वुमेंस के लिए और 3 टेक्नोक्रेट या प्रोफेशनल्स के लिए हैं। उसके अलावा इसका लेजिस्लेचर अगर हम बात करें तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है GB का। और उसके अलावा गवर्नर का हम पहले ही देख चुके हैं कि सैयद मेहदी शाह साहब हैं, और 7 जून को जो है इसके इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली PTI के जो बंदे थे वो उठा लिए गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी, वो भी मैंने कहा चले आपसे शेयर करते चले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड एज द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2012। नोबेल पीस प्राइज़ किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला, तो वो यूरोपियन यूनियन को मिला था। उसके बाद है हाउ मेनी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वर नॉमिनेटेड बाय द ICC फॉर द ODI टीम ऑफ डिकेड। 5 बंदे हैं जी जिनको ICC ने नॉमिनेट किया है। नंबर 1 बाबर आजम रिसेंटली हुए हैं, उससे पहले मोहम्मद हफीज़ थे,
उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, सरफराज अहमद का भी, शाहिद अफरीदी का भी, और एक इमरान ताहिर हैं जो कि पाकिस्तान बॉर्न है लेकिन अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 5 हैं। उसके बाद एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको कहा जाता है, तो वो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहा जाता है। स्मॉलेस्ट कंट्री जो है दुनिया का बाय लैंड एरिया वो वेटिकन सिटी है। और लैन की अगर हम बात करें तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। कंट्रोल वाई जो है वो रीडू, कंट्रोल जी जो होता है वो आपके पास अंडू के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल एक्स जो होता है वो आपके पास कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल सी जो है वो कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट करने के लिए आपके पास इस्तेमाल होगा। इसी तरह कंट्रोल बी जो होगा वो बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल यू जो होगा वो अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल आई जो होगा वो इटैलिक करने के लिए। इसी तरह अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो कंट्रोल प्लस के होता है जो कि हाइपर लिंक जो है उसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, HTML स्टैंड किसके लिए करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। HTML का यूज़ किस लिए है, ये तो एब्रीवेशन होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यूज़ किस लिए होता है, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान की जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, वो पार्लियामेंट्री है। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको प्रोमलगेट किया गया कब, शाये कब किया गया, नाफिज कब किया गया, 23 मार्च 1956 को। एब्रोगेट यानी कि इसको ख़त्म कब किया गया, तो 7 अक्टूबर 1958 को। और 1962 की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको प्रोमलगेट किया गया था 8 जून 1962 को, और उसको एब्रोगेट किया गया था 25 मार्च 1969 को। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 14 अगस्त 1973 को इसको प्रोमलगेट किया गया था, नाफिज किया गया था, और उसके साथ साथ इसको 2 दफ़ा सस्पेंड भी किया जा चुका है। फर्स्ट सस्पेंशन जो हुई थी वो इसकी 5 जुलाई 1970 को हुई थी, और सेकंड जो है वो 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर हुई थी। आगे जाकर हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस किस ने मार्शल लॉ लगाया, कब कब लगाया, कैसे लगाया। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री इज स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, नोरू रिपब्लिक। स्मॉलेस्ट रिपब्लिक के बारे में पूछता तो वो नोरू है। उसके अलावा पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कायदे आज़म थे जिन्होंने अपनी सैलरी 1 रुपया जो है वो फ़िक्स की थी। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त USA के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो हैरी एस ट्रूमैन थे। और उसके अलावा वो पूछता है कि सुनन इब्ने माजा जो है एक इस्लामिक बुक है, इसको किसने कंपाइल किया, इब्ने माजा ने किया। इब्ने माजा जो थे वो सुनन इब्ने माजा की वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस हुए। CRT जो है इसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, और ये एक मॉनिटर था पिछले टाइम के अंदर। कीबोर्ड और माउस जो है वो एग्जांपल्स हैं आपके पास इनपुट डिवाइसेस की। मोस्ट ऑफन रिपीटेड MCQ है, इसको लाजमी देखिएगा और याद रखिएगा। लार्जेस्ट ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन है। लार्जेस्ट सी की बात करें तो फिलिपाइन सी है आपके पास। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो नाइल रिवर है बाय लेंथ। अगर आपसे वाटर फ्लो के हिसाब से पूछ ले तो फिर अमेजोन रिवर है, इसका वाटर फ्लो ज़्यादा है। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कैस्पियन सी है। और पाकिस्तान ने पोस्टल स्टैंप एक बुरहान वानी के से सॉलिडेरिटी के लिए इशू किया था। कब किया था, 24 जुलाई 2018 को जो है वो उन्होंने पोस्टल स्टैंप इशू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको लाजमी याद रखिएगा। उसके बाद है LDA स्टैंड्स फॉर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड ट्विटर वाज लॉन्च्ड इन 2006। बुर्ज खलीफा जो है वो दुबई के अंदर है। बुर्ज खलीफा की हाइट 828 मीटर है। अच्छा जी, इसके अलावा वो कहता है कि देखें जब आप एक्सेल को में आपके पास ऑटोमेटिक कैलकुलेशन जो है वो डिसेबल हो जाती है तो फार्मूला को अपडेट करने के लिए आप कौन सा की दबाते हैं, तो वो F9 होता है। उसके अलावा आपको कहता है कि चौथा मार्शल लॉ जो था वो किसने लगाया था, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगाया था। और इसके अलावा कब लगाया था, 12 अक्टूबर 1999 को लगाया था। लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइंस होती हैं उनको हम मैयर करते हैं। ये मैप के ऊपर जो लाइंस होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूड्स होती हैं और एक लैटिट्यूड्स की लाइन होती है। जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस होती हैं उनको डिग्रीज़ में मैयर किया जाता है, और लैटिट्यूड्स की लाइन को भी डिग्रीज़ में ही मैयर किया जाता है। नेक्स्ट देखें, मेजर सी पोर्ट जो है पाकिस्तान में वो 3 हैं और फेमस भी हैं।
जिनमें आपके पास कराची आ जाती है, पोर्ट कासिम आ जाती है और उसके अलावा गवादर पोर्ट आ जाती है। तो 3 मेजर पोर्ट्स जो आपके पास हैं, सी पोर्ट्स जो मोस्ट फेमस हैं, कराची बिज़ीएस्ट है, पोर्ट कासिम है एंड गवादर पोर्ट है। हमने ये ओमान से गवादर का जो एरिया है वो लिया था, परचेज़ किया था फिरोज़ खान नून के दौर के अंदर। स्मॉलेस्ट रिपब्लिक नौरू है, ये पहले कर चुके हैं। हैरी एस ट्रूमैन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जी जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट यही थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ ये फैक्ट्स हैं जिनको मैं दोबारा रिवाइज करूँगा और कुछ चीज़ें इसमें ऐड भी करूँगा। सबसे पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को नाफिज होता है और 7 अक्टूबर 1958 को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है और उसके साथ ही मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, जो कि सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था फर्स्ट मार्शल लॉ आपका इसी डेट को लगा था। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 8 जून 1962 को जो है वो इसको प्रोमलगेट किया गया था, नाफिज किया गया था और इसके साथ साथ इसको एब्रोगेट जो किया गया वो 25 मार्च 1969 को याह्या खान ने एब्रोगेट किया था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 12 अप्रैल 1969 को 1973 को जो है इसको अडॉप्ट किया गया 12 अप्रैल को। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, पूछता है अक्सर। 14 अगस्त 1973 को इसको इन्फोर्स किया गया और इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। पहली दफ़ा ज़ियाउल हक ने इसको 5 जुलाई 1977 को सस्पेंड किया और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड टाइम 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने इसको सस्पेंड किया। तो 2 दफ़ा हमारा ये आइन भी जो है वो सस्पेंड हो चुका है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन्स हैं जो कि हम ये पहले ही कवर कर चुके हैं। तो ये थे हमारे एफआईए कांस्टेबल से मुतल्लिक कुछ एमसीक्यूज़ जिनको मैंने कोशिश की है कि तफसील के साथ आपके सामने बयान करूँ। इनमें से बहुत से अक्सर पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ हैं जिनको मैंने कवर करने की कोशिश की है और कुछ रिमेनिंग एमसीक्यूज़ रह गए हैं जिनको हम अगले वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे काइंडली लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अहम अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये काम हम नेकी की खातिर कर रहे हैं, तो अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहें तो आप भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपका दिल मुतमईन हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को फ़ायदा पहुंच सके। हमारा मिशन यही है कि हम बच्चों और नौजवानों की जॉब्स हासिल करने में मदद करें, लिहाजा आप भी इस नेकी में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। शुक्रिया।